हाय एवरीवन, वेलकम टू जीरीवाल जीएस क्लासेस। लगातार महासंग्राम का ये दूसरा वीडियो है जिसमें कि आप 2021 में बिहार बोर्ड के द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्न, संभावित प्रश्न है आपके पास है, यह सीरीज चलाया जा रहा है। तो आप इस वीडियो को देखेंगे और अभी तक यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल बटन पर क्लिक कर देंगे और इसे शेयर करेंगे। तो बिना टाइम को हम लोग किल किए हुए हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, यानी कि जो बोर्ड मॉडल क्वेश्चन का जो हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं उसको हम लोग 11 नंबर प्रश्न हम लोग इसमें देखते हैं। और आप यदि आपको विश्वास नहीं है तो 2020 में पूछे जाने वाले प्रश्न कोई भी आप सेट से आप इसे मिला सकते हैं, आप इसे देख सकते हैं। यह भी 2019 में भी हम विभिन्न प्रकार का प्रश्न को हम गेस करके बच्चों के बीच में दिए थे। आप इसे ध्यान से देखेंगे और इसे समझेंगे और ज़रूरत पड़ने पर आप स्क्रीनशॉट भी इसे ले सकते हैं। तो चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय लोकतंत्र के किन्हीं 4 समस्याओं का वर्णन करें। भारतीय लोकतंत्र के किन्हीं 4 समस्याओं का वर्णन करें। आप इसे ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहला हमारा एक समस्या है जिसका शिक्षा का अभाव। भारत में शिक्षा का अभाव शुरू से ही रहा है। अभी भी कहीं न कहीं लोकतंत्र यदि सफल नहीं हो रहा है तो उसमें शिक्षा का अभाव का ही एक श्रेय जाता है। तो शिक्षा का अभाव एक प्रकार का लोकतंत्र का समस्या के रूप में जाना जाता है। हम इसे देखेंगे। कहता है कि शिक्षा का अभाव, शिक्षा मनुष्यों को अपने अधिकार एवं कर्तव्यों का सही ज्ञान प्रदान करती है। शिक्षा के अभाव में मतदाता अपने मतदान का दुरुपयोग करते हैं, जिसका लोकतंत्र में सबसे अधिक महत्व है। मतदान के दुरुपयोग से लोकतंत्र की नींव कमज़ोर पड़ जाती है। अशिक्षा के कारण लोग सरकार में कामों में दिलचस्पी नहीं रखते, यानी कि उनके पास ज्ञान है ही नहीं, शिक्षा है ही नहीं, लोकतंत्र के बारे में समझते ही नहीं है, तो लोकतंत्र सफल कैसे हो सकता है। इसलिए शिक्षा का अभाव लोकतंत्र का एक सबसे बड़ी चुनौती है। इसका आप विश्लेषण देख रहे थे। नेक्स्ट हमारे देश में बहुत ही कूट कूट कर भरा हुआ है जिसको आप देख सकते हैं, जातिवाद। जातिवाद भी लोकतंत्र के सफलता में बाधा डालने का कार्य करता है। आप जिसे देख सकते हैं, या इलेक्शन हो किसी, या तो लोकसभा का या तो राज्यसभा का, उसमें भी जातिगत आधार पर जो सीटों का बंटवारा किया जाता है वो भी हमारा लोकतंत्र का एक प्रकार का चुनौती है। देखते हैं। कहता है कि जातिवाद भी भारतीय लोकतंत्र की बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है, क्योंकि भारत में सभी जातियां अपने से दूसरे जाति वालों के लोगों से घृणा करने लगी है। इससे लोगों के बीच असमानताएं फैल रही है, जिससे जातिवाद जैसी समस्या उत्पन्न हो रही है। और तीसरा, हमारी जो सबसे बड़ी जनसंख्या, बढ़ती हुई जनसंख्या, रैपिड ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन इज आल्सो द चैलेंजेस ऑफ द डेमोक्रेसी, है ना। जो तीव्र गति से बढ़ रही है जनसंख्या, यह भी हमारे देश के सामने, हमारे देश के लोकतंत्र के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती के रूप में जाना जाता है। तो भारत में तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है, यह भी भारतीय लोकतंत्र की समस्याओं में एक समस्या है। और आगे चलते हैं। सांप्रदायिकता, और इसके पहले वाले वीडियो में आप देखे होंगे सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं, सांप्रदायिकता का क्या तात्पर्य है, इसके बारे में भी एक्सप्लेनेशन आप कल देख पाए थे। तो सांप्रदायिकता भारतीय लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। आज के भारत में सभी अपने धर्म को उच्च मानकर प्रचार प्रसार करते हैं, जिसके कारण सांप्रदायिकता दंगे होते हैं। इसलिए यह भी भारतीय लोकतंत्र की समस्या है। तो आपने देखा। नेक्स्ट, यह 4 हम लोग यहाँ पर एक राजनीतिक लोकतंत्र के बीच में विभिन्न प्रकार का जो चैलेंजेज है, जो समस्याएं हैं, उसका वर्णन है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। आप इसे ध्यान से देखेंगे। कहता है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं। भारत भी एक धर्मनिरपेक्ष के आधार पर काम करती है। तो हम लोग देखते हैं कि आखिर धर्मनिरपेक्ष क्या है। तो इसमें आप देख पाएंगे
कि धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ है वैसा राज्य जहां सभी धर्मों के लोग रहते हैं। यहां के किसी भी लोगों का एक धर्म मानने का अधिकार नहीं, बल्कि सभी को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। वहां किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं करेगा और न ही किसी धर्म को विशेष दर्जा दिया जा सकता है। इन सभी का पालन करने वाले राज्य धर्मनिरपेक्ष राज्य कहलाता है। जैसे भारत, यहाँ किसी भी धर्म को राजकीय धर्म नहीं कहा गया है, बल्कि यहाँ सभी धर्मों का मान्यता मिली है। तो यह हमारा धर्मनिरपेक्षता क्या है, धर्मनिरपेक्ष क्या है, इसका परिभाषा आप देख सकते हैं कि कोई भी देश का अपना ऑफिशियली यानी ऑफिशियल धर्म ना होना क्या कहलाता है, धर्मनिरपेक्ष देश कहलाता है। धर्मनिरपेक्षता का यह परिभाषा है। चलते हैं, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। समवर्ती सूची क्या है? जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय संविधान में शक्तियों को बांटने के लिए क्या किया गया है कि सूची बनाया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और संघ सूची में केंद्र सरकार नियम और कानून बनाएगी और राज्य सूची में राज्य सरकार और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों मिलकर नियम और कानून बना सकती है। लेकिन यदि एक ही विषय पर दोनों सरकार नियम और कानून बनाती है तो केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया नियम और कानून ही मान्य हो पाएगा। क्लियर है? तो कहता है कि संविधान में केंद्र व राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का बंटवारा कर दिया है। समवर्ती सूची में वे विषय रखे गए हैं जो संघ सूची और राज्य सूची से शेष बच गए। इसी सूची में 47 विषय रखे गए हैं। इस पर केंद्र व राज्य आवश्यकता अनुसार कानून बना सकते हैं, लेकिन केंद्र द्वारा कानून बनाए जाने पर राज्य द्वारा निर्मित कानून स्वतः समाप्त हो जाती है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि समवर्ती सूची में कुल कितने विषय रखे गए हैं और समवर्ती सूची में किसका कानून बनाने का अधिकार है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, इसमें राजनीतिक दल को प्रमुख कार्य को लिखें, यानी कि जो राजनीतिक दल का जो कार्य है इसके बारे में लिख रहा है। तो कहता है कि राजनीतिक दल के निम्नलिखित कार्य हैं, है ना। पॉलिटिकल पार्टीज, द फंक्शन, द वर्क ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दल के कार्यों का वर्णन करने की बात कही गई है। हम इस देखेंगे कि सबसे पहला क्या है, नीतियाँ एवं कार्यक्रम तय करना, यानी कि नीति बनाना और कार्यक्रम तय करना किसकी, ये आपका मतलब किसके अंतर्गत आता है, तो आपके राजनीतिक दल है। यानी कि राजनीतिक दल जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए कई प्रकार की नीतियां एवं कार्यक्रम तय करती है। राजनीतिक दल के नेता अपने भाषण के माध्यम से अपनी नीतियां तथा कार्यक्रम को जनता के सामने रखते हैं और जनता को सामने रखते अपनी और आकर्षित करते हैं ताकि उनकी राजनीतिक दल जीत सके। यानी कि राजनीतिक दल अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए अपना एक घोषणा पत्र जारी करते हैं और उसी घोषणा पत्र के आधार पर वह जीतने के बाद वह अपना नीति बनाता है, कार्यक्रम करते हैं और जिसके माध्यम से जनता उसके समर्थन में और भविष्य में भी मत देने का कार्य करते हैं। क्लियर है? यानी कि राजनीतिक दल का कार्य है सबसे पहला नीति निर्माण करना। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है शासन का संचालन। तो राजनीतिक दल चुनावों में बहुमत प्राप्त करके सरकार का निर्माण करते हैं। जिस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता है वे विपक्ष में बैठते हैं, जिन्हें विपक्षी दल कहा जाता है। जहां एक ओर सत्ता पक्ष शासन का संचालन करता है, वहीं विपक्षी दल सरकार पर नियंत्रण रखता है और सरकार को गड़बड़ियां करने से रोकता है। क्लियर है ना? तो ये हमारा दूसरा विशेषता क्या है, कार्य क्या है, फंक्शन क्या है, तो शासन का संचालन करना। दैट मीन्स द कंट्रोलिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज। दिस इज द फंक्शन, दिस इज द वर्क ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। ओके, नेक्स्ट हम लोग इसमें देखते हैं चुनावों का संचालन। चुनावों का संचालन यानी कि जब चुनाव होता है